ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज का हमारा विषय है यत्वाभास। तो कारिकावल्लीकार कहते हैं, अनेकांतो विरुद्धश्च सिद्धः प्रतिपक्षितः कालातयापदिष्टश्च यत्वाभासास्तु पंचधा। पांच प्रकार के यत्वाभास हैं। देखिए, दो प्रकार के हेतु होते हैं। वास्तव में दो प्रकार के नहीं कहना चाहिए, फिर भी व्याख्या करने के लिए हम लोग कहते हैं दो प्रकार के हेतु होते हैं, सद हेतु और असद हेतु। असद हेतु को ही हम लोग दुष्ट हेतु कहते हैं। तो सद हेतु और दुष्ट हेतु, वास्तव में सद हेतु ही हेतु होता है, दुष्ट हेतु हेतु होता ही नहीं है। ठीक है। सद हेतु किसको कहते हैं? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु सद हेतु। व्याप्ति पक्ष धर्मतावत्तम सद हेतु और लक्षणम। जिस हेतु में व्याप्ति और पक्ष धर्मता विद्यमान हो उसको हम सद हेतु कहते हैं। तो व्याप्ति की चर्चा हमने की, अब हम जानते हैं व्याप्ति क्या है। हमने पक्ष धर्मता की भी चर्चा की। अब सद हेतु का निरूपण हो गया। व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट जो सद हेतु है उसके प्रतिपादन करने के बाद अब ग्रंथकार दुष्ट हेतु का निरूपण करने जा रहे हैं। दुष्ट हेतु जिसमें व्याप्ति अथवा पक्ष धर्मता न रहे उसको दुष्ट हेतु कहते हैं। ऐसा हेतु जिसमें व्याप्ति नहीं हो अथवा पक्ष धर्मता नहीं हो उसको दुष्ट हेतु कहते हैं। ठीक है। कई ग्रंथों में पांच रूप का प्रतिपादन किया गया है। सद हेतु में पांच प्रकार के रूप होते हैं: पक्ष धर्मत्व, सपक्षत्व, विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व। ये पांच रूप को धारण करके सद हेतु अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। इन पांच रूपों में से कतिपय रूप को धारण करके, पांच को नहीं, दो को, तीन को धारण करके हेतु की तरह जो भाषित होता है, हेतु नहीं होता है, हेतु के तरह जो भाषित होता है उसको हेत्वाभास अथवा दुष्ट हेतु कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या है। हम लोग अभी सामान्य सरल रीति से आगे बढ़ते हैं। तो जिस हेतु में व्याप्ति अथवा पक्ष धर्मता नहीं है वह दुष्ट हेतु होता है। तो सद हेतु के निरूपण करने के बाद दुष्ट हेतु का निरूपण किया जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हमने सद हेतु को जान लिया है तो दुष्ट हेतु के निरूपण करने की क्या आवश्यकता है? दुष्टों के जानने की क्या आवश्यकता है? दोषों को जानने की क्या आवश्यकता है? हमने गुणों को जान लिया है, व्याप्ति पक्ष धर्मता। अब दोषों का निरूपण आप कर रहे हैं, क्या जरूरत है? ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तथापि हम लोगों को गुण का निरूपण जितना महत्वपूर्ण है दोषों का निरूपण ही उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम लोग गुणों को जानते हैं, जैसे हमारे जीवन में भी हम बच्चों को गुण सिखाते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बातें हैं, और दोषों को भी बताते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो गुणों को हम जानना चाहते हैं जिससे कि हम उनका धारण कर सकें, और दोषों को भी हमको जानना चाहिए जिससे कि उनसे हम बच सकें। ठीक है। तो सदहेतु को भी हम जानेंगे जिनके बारे में हमने जान लिया है, जिनको हमने वास्तव में जान लिया है। अब हम हेतु के जो दोष हैं उनको भी जानेंगे जिससे कि हम दुष्ट हेतुओं का प्रयोग न करें, उससे हम बच सकें। और हमारे सामने कोई दुष्ट हेतु का प्रदर्शन करता है तो हमको पता चले कि आपने जो हेतु का प्रदर्शन किया है उस हेतु में दोष है, जिससे कि तत्व निर्णय हो, यथार्थ निर्णय हो, वास्तविक निर्णय हो। उसके लिए हमको जिस प्रकार सदहेतु का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार से यत्वाभास का ज्ञान, दुष्ट हेतु का ज्ञान भी आवश्यक है। अतः सदहेतु व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट जो सदहेतु है उनके निरूपण करने के बाद व्याप्ति पक्ष धर्मत्वा भाव विशिष्ट जो दुष्ट हेतु है उनका निरूपण ग्रंथकार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर गिना दिया है कि पांच प्रकार के दुष्ट हेतु होते हैं: अनेकांत, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित, कालातीयापदिष्ट। पांच, ये पांच प्रकार के पंचधा हेत्वाभास होते हैं, दुष्ट हेतु होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि सूत्रकार ने क्या कहा है। सूत्रकार जो न्याय सूत्रकार गौतम है उन्होंने भी हेत्वाभास का निरूपण किया है। तो उन्होंने भी पांच प्रकार के हेत्वाभास का विभाजन किया है। ठीक।
तो सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभाषा, ऐसा सूत्रकार ने कहा है। अब इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब ये जो परंपरा है, 5 प्रकार के हेत्वाभाष की प्रतिपादन करने की जो परंपरा है, वो सूत्रकार से शुरू हुई है और वो अभी भी उसी प्रकार से चल रहा है। ठीक है। अब कुछ नाम में थोड़ा सा भेद दिखता है हम लोगों को। सभ्य विचार, ये जो प्रथम हेत्वाभाष है अनेकांत, इसको अनेकांतिक भी कहा जाता है, इसको सभ्य विचार कहा है सूत्रकार ने। किंतु सूत्रकार ही जब सभ्य विचार की व्याख्या करते हैं तो सूत्रकार स्वयं आगे बताते हैं सभ्य विचारो नैकांतिक, ये सूत्र है। अतः अनेकांतिक जो शब्द है वो भी सूत्रकार से ही आया शब्द है, वो बाद में आया ऐसी बात नहीं है। दोनों शब्द प्राचीन शब्द हैं। ठीक है। तो किसी किसी ग्रंथ में हमको अनेकांतिक मिलता है, कहीं पर हमको सभ्य विचार मिलता है। इसकी जब व्युत्पत्ति करते हैं, सभ्य विचार की व्युत्पत्ति और अनेकांतिक की व्युत्पत्ति, दोनों का एक ही अर्थ निकल कर आता है। ठीक है। किंतु अभी हम व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं। विरुद्ध, ये विरुद्ध हो गया। प्रकरण सम, तो प्रकरण सम अर्थात सत्प्रतिपक्ष, यहाँ पर इन्होंने प्रतिपक्षिता लिखा है। इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो सत्प्रतिपक्ष है। इसको जिसको ग्रंथकार ने प्रकरण सम कहा है। और साध्य सम, असिद्ध नाम का जो हेत्वाभाष है, इसको सूत्रकार ने साध्य सम कहा है। और कालातीत, जिसको हम बाधित कहते हैं, जिसको यहाँ पर कालातीय पदिष्ट, ऐसा विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने कहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा तुलना हम लोग कर सकते हैं। तत्व चिंता मणिकार क्या कहते हैं? तो मणिकार ने भी 5 प्रकार के हेत्वाभाष का प्रतिपादन किया है और उन्होंने कहा है तेच सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच। मणिकार ने क्या किया है, पहले हेत्वाभाष का लक्षण बनाया है। उन्होंने हेत्वाभाष का 3 लक्षण बनाया है। ठीक है। लक्षण की व्याख्या करने के बाद अंतिम में फिर वो विभाजन करते हैं कि ये जो हेत्वाभाष है जिनका हमने लक्षण बनाया, ये हेत्वाभाष 5 प्रकार के होते हैं। उनका नाम है सभ्य विचार विरुद्ध सदप्रतिपक्ष असिद्ध बाधित। अभी ज्यादा प्रसिद्ध ये 5 नाम है। आप तर्क संग्रह देखेंगे तो अन्नम भट्ट ने इन्हीं नामों का ग्रहण किया है। हम लोग भी सामान्य रूप से चर्चा करते हैं तो इन्हीं नामों का ग्रहण करते हैं। ठीक है। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। अब जो केशव मिश्र हैं तर्क भाषाकार, उन्होंने जो विभाजन किया है तेच असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालातीय पदिष्ट वेदात पंचैव, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए इन्होंने क्रम थोड़ा सा भिन्न लिया है। असिद्ध को इन्होंने पहले ले लिया, विरुद्ध अनेकांतिक, ठीक है, अनेकांत को इन्होंने अनेकांतिक कहा और यही सभ्य विचार है। प्रकरण सम शब्द इन्होंने लिया, प्रकरण सम अर्थात सत्प्रतिपक्ष, जो कि सूत्रकार ने प्रकरण सम कहा है, केशव मिश्र ने भी प्रकरण सम कहा है। और कालातीय पदिष्ट, इन्होंने कालातीय पदिष्ट लिया है विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने कारिकावली में। और सूत्रकार कालातीता कहते हैं। ये 5 प्रकार के हेत्वाभाष होते हैं। ठीक है। तो सामान्य रूप से हमने देख लिया कि किसने प्रसिद्ध जो हम ग्रंथ जिनका अध्ययन करते हैं वहां पर किस प्रकार से हेत्वाभाषों का विभाजन किया गया है। अब आगे देखते हैं मुक्तावलीकार क्या कहते हैं। हेतु प्रसंगात हेत्वाभाषान विभजते, हेतु के निरूपण करने के बाद हेत्वाभाष का निरूपण किया जा रहा है। किसी एक के निरूपण करने के बाद किसी दूसरे का जब निरूपण किया जाता है तो वहां पर कोई ना कोई संगति होती है। ठीक है। हमने चर्चा की थी पहले भी, प्रत्यक्ष के निरूपण करने के बाद जब हम अनुमान का निरूपण करते हैं तो वहां पर हमने उपजीव्योपजीवक भाव संगति की चर्चा की थी। यहाँ पर हेतु के निरूपण करने के बाद हेत्वाभाष का निरूपण किया जा रहा है तो यहाँ पर प्रसंग संगति है। स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसंगत्वम, हेतु का निरूपण किया गया, हेत्वाभाष का स्मरण हुआ और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका भी निरूपण अब हम कर रहे हैं। अतः यहाँ पर प्रसंग संगति है, जिसको ग्रंथकार ने कहा हेतु प्रसंगात हेत्वाभाषान विभजते, उनका विभाजन किया जा रहा है अनेकांत इत्यादि के द्वारा। तल्लक्षणम तु, हेत्वाभाष का लक्षण क्या है? तो लक्षण है यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम तत्वम तथा ही व्यभिचारादि विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वात् ते दोषाः। तो ये जो ग्रंथ की पंक्ति है, इस पंक्ति को हम आगे विचार करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हमको समझना आवश्यक है जिससे कि हमको हेत्वाभाष समझ में आ जाए। ठीक है। हमने आपको कहा था कि जो हमने हेत्वाभाष में जो वीडियो बनाया है उसको आप अच्छे से देख करके समझ करके आइए। आपने देखा होगा, समझा होगा। देखिए 2 चीजें यहाँ पर समझना जरूरी है। हेत्वाभाष कठिन विषय नहीं है, अत्यंत सरल है।
दो बातें आपको समझनी जरूरी है। क्या 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 समझना जरूरी है? पहली बात, किसी भी स्थल, किसी भी उदाहरण को देख करके हमको ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा दोष है। जैसे 5 प्रकार के दोष है: सभ्य विचार, विरुद्ध, सरपति पक्ष, असिद्ध, बाधित। 5 प्रकार के दुष्ट होते हैं और 5 प्रकार के दोष होते हैं। अभी हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास है इस उदाहरण में, ये हमको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे बढ़िया जो ग्रंथ है वो है तर्क संग्रह। अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है, उसी के अनुसार मैंने उस वीडियो को बनाया है। ठीक, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि साधारण किसको कहते हैं, असाधारण किसको कहते हैं, अनुपसंहार्य किसको कहते हैं, सब परिचय बहुत अच्छे ढंग से किया है और उन्होंने उदाहरण भी दिया है। तो एक तो आपको तर्क संग्रह एकदम तैयार होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इस उदाहरण में ये दोष है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम लक्षण घटाने जाते हैं यथावास का लक्षण, तो यथावास के लक्षण में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की चर्चा है। तो हमको प्रतिबद्ध कौन है, प्रतिबंधक कौन है, किस प्रकार से कौन किसका प्रतिबंधक हो रहा है, इसको जानना आवश्यक होता है। ये दो चीजें हमको समझ में आती है, तब तो यथावास में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर कहीं फंस जाता है कोई व्यक्ति, तब जाकर के यथावास समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यथावास शब्द की व्युत्पत्ति पहले करते हैं। यथावास किसको कहते हैं? तो यथावास शब्द का दो अर्थ होता है। दो प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर दो अर्थ हम लोग करते हैं। हेतुबद्ध आवासन्ते इति यथावासः एक व्युत्पत्ति है। इसके आधार पर यथावास शब्द का अर्थ होता है दुष्ट हेतु। जो दुष्ट हेतु है उसको हम यथावास कहते हैं। जो सद हेतु न हो, दुष्ट हो, हेतु के तरह जो भाषित होता है, ऐसा जो हेतु, उसको हम यथावास कहते हैं, दुष्ट हेतु कहते हैं, हेतु के तरह जो भाषित होते हैं। दूसरा व्युत्पत्ति है हेतोः आभासः इति हेत्वाभासः। इस व्युत्पत्ति के बल पर हेतु का जो आभास अर्थात हेतु का दोष, तो हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु दोष। ठीक है, तो हेत्वाभास शब्द के दो अर्थ हो गए। यथावास कहने से दुष्ट हेतु भी समझ में आएगा, हेतु का दोष भी समझ में आएगा। तो प्रश्न आएगा, जब हम लक्षण बताएंगे, जैसे अभी विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने लक्षण बताया, तल्लक्षणम तु, ठीक है, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम। ये जो हेत्वाभास का लक्षण इन्होंने बनाया, वो किसका लक्षण बनाया, ये प्रश्न है। हेतु दोष का लक्षण बनाया है अथवा दुष्ट हेतु का लक्षण बनाया है। ठीक है, जब हम लक्षण बनाएंगे, दुष्ट हेतु का लक्षण बनाएंगे अथवा हेतु दोष का लक्षण बनाएंगे, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस पर थोड़ा हम लोग विचार करें कि हमको क्या करना चाहिए। दुष्ट हेतु का लक्षण बनाना चाहिए अथवा दोष का लक्षण बनाना चाहिए, किसमें हमको सरलता होगी। ठीक है, जो सरल मार्ग है उसी पर हम चलेंगे। ठीक है, इस पर आप सामान्य निरुक्ति ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, वहां पर गदाधर भट्टाचार्य ने विस्तार से खूब विवेचन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब आपकी रुचि होगी। हम लोग सामान्यतः यहाँ पर मैं उसका संकेत आपको करता हूं, उन्होंने क्या कहा है। तो वहां पर चर्चा की गई है कि निरूपण किसका किया जाए, दोष का किया जाए अथवा दुष्ट का किया जाए। ठीक, और सामान्य लौकिक उदाहरण से मैं आपको चर्चा करूं। जैसे भगवान ने गीता में 3 प्रकार के दोष बताए नरक के द्वार: काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, तो ये 3 दोष हैं। लेकिन दुष्ट किसको कहेंगे? जो दोष वाले हैं, तो कामी, क्रोधी और लोभी, ये दुष्ट हो जाएंगे। अब आपको कहा जाए कि आप निरूपण करिए, लक्षण बनाइए, तो आप काम, क्रोध, लोभ, ये दोषों का लक्षण बनाना पसंद करेंगे अथवा कामी, क्रोधी और लोभी, इनका लक्षण बनाना पसंद करेंगे? किसमें आपको ज्यादा सरलता होगी? ठीक है, इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, जो काम होता है वो एक प्रकार का दोष है, लोभ एक प्रकार का दोष है, क्रोध एक प्रकार का दोष है। आप उसकी परिभाषा कर सकते हैं, आपने कर दिया। किंतु कामी की जब परिभाषा करने लगेंगे अथवा लोभी की आप लक्षण बनाने लगेंगे अथवा क्रोधी का लक्षण बनाने लगेंगे, तो थोड़ी वहां पर समस्या हो जाएगी। क्यों समस्या होगी? काम, क्रोध, लोभ, ये तो 3 प्रकार के दोष हैं, किंतु जो दुष्ट हैं वो तो कामी तो एक व्यक्ति तो होगा नहीं, कामी तो बहुत होंगे, लोभी भी बहुत होंगे, क्रोधी भी बहुत होंगे। ठीक है, तो ये अनंत उसमें हो जाता है, अनेक हो जाते हैं। तो एक समस्या यहाँ पर आती है। दूसरी समस्या क्या होती है? एक ही व्यक्ति कामी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है और लोभी भी हो सकता है। काम नाम का जो दोष है वो अलग है, वो लोभ से मिश्रित नहीं है, लोभ के साथ उसका सांकर्य नहीं होता है।
और क्रोध नाम का जो दोष होगा उसका भी लोभ के साथ सांकर्य नहीं होता। काम अलग दोष है, क्रोध अलग दोष है, लोभ अलग दोष है। तीनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, हम तीनों को अलग कर सकते हैं। किंतु एक ही व्यक्ति वो कामी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। ठीक है। तो जब वो क्रोध कर रहा है उस समय उसको देख करके हम लक्षण बनाए, ये क्रोधी का ये लक्षण होता है। किंतु वही व्यक्ति जब दूसरा समय लोभ कर रहा है तब हम कहेंगे क्रोधी का जो लक्षण है, ये व्यक्ति तो क्योंकि क्रोधी है तो इसका जो लक्षण है वो लोभी में चला गया, तो अधिव्याप्ति हो गई। इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। ठीक है। अब वास्तव में एक ही व्यक्ति कामी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है। इसलिए कामी का लक्षण क्रोधी में चला गया, क्रोधी का लक्षण लोभी में चला गया, इस प्रकार की चर्चा करने के वहां पर अवसर वास्तव में बनता नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब हम लक्षण बनाएंगे तो हम तो विचार करेंगे इस लक्षण में दोष है कि नहीं, तो हमको वहां लक्षण बनाने में समस्या होती है, क्योंकि दुष्टों में परस्पर में सांकर्य होता है। अतः यहां पर भी ऐसा ही काम करना है। दोष 5 प्रकार के हैं और दुष्ट इसीलिए 5 प्रकार के हैं। वास्तव में दुष्ट 5 प्रकार के नहीं होते, वहां पर भी कामी क्रोधी लोभी 3 प्रकार के, 3 दुष्ट नहीं है, दुष्ट अनेक हैं। किंतु हमने एक समूह बना दिया, ठीक है, कामी क्रोधी लोभी। अब उनमें कहीं कहीं सांकर्य भी हो जाएगा, कहीं भेद भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। किंतु काम नाम का दोष अलग है, क्रोध अलग है, लोभ अलग है। ठीक है। तो हम काम को परिभाषित कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्रोध को परिभाषित कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लोभ को परिभाषित कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। किंतु प्रश्न आएगा, हमको वास्तव में जानना तो दुष्ट को है, केवल हम दोष की परिभाषा करके करेंगे क्या? आप दुष्ट का परिभाषा नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न आएगा तो आप समझेंगे वास्तव में यदि देखा जाए तो दुष्ट का लक्षण और आसान है। अभी तक हमने कहा कि उसमें कठिनता है, किंतु अब हम कहेंगे दुष्ट का लक्षण तो आसान है, उसमें तो कुछ समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? दुष्ट का लक्षण हो जाएगा दोषवत्तम दुष्टत्वम, जिसमें दोष रहता है वही दुष्ट है। बस इतना आप काम करिए। ठीक है। दुष्ट किसको कहेंगे? जिसमें दोष रहेगा। तो प्रश्न फिर आएगा, तो दोष किसको कहेंगे, ये प्रश्न आपके सामने आएगा। तो फिर आप दोष का लक्षण बनाएंगे, क्योंकि दोष का लक्षण बनाने में हमको थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक। अतः दुष्ट का लक्षण एक प्रकार से ज्ञात है, दुष्ट का लक्षण एक प्रकार से ज्ञात है, जिसमें दोष रहता है उसको दुष्ट कहते हैं। तो निर्णय क्या हुआ कि हेत्वाभास का हम लक्षण बनाएंगे, इसका अर्थ हुआ हम दोष का लक्षण बनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं, तो यहां पर दोष और दुष्ट को समझना है हमको। हमने जो ग्रंथ पढ़ा तो सभ्य विचार, विरुद्ध, सर्वप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार के दुष्ट हेतु हैं। ठीक। तो दुष्ट क्यों है? क्योंकि उनमें दोष है। तो उनमें जो दोष रहेंगे उनका नाम क्या होगा, तो इसको जानना जरूरी है। तो पहला है व्यभिचार। व्यभिचार नाम का दोष जिस हेतु में रहेगा उस हेतु का सभ्य विचार अथवा व्यभिचारी जो कहते हैं। ठीक है। आपने ग्रंथ में कई बार पढ़ा है व्यभिचार दोष हो रहा है, व्यभिचार दोष हो रहा है अनुमान में। तो व्यभिचार दोष हो रहा है तो वो हेतु व्यभिचारी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, अनेकांतिक हो जाएगा। सभ्य विचार को ही अनेकांतिक कहते हैं। सभ्य विचारो अनेकांतिक, अन्नम भट्ट ने भी लिखा है और सूत्रकार ने भी लिखा है। दूसरा दोष है विरोध दोष। विरोध दोष जिस हेतु में रहे उस दुष्ट को हम विरुद्ध कहेंगे। सत्प्रतिपक्ष दोष का भी नाम सत्प्रतिपक्ष है और दुष्ट का भी नाम सत्प्रतिपक्ष है। कहीं कहीं भेद करने के लिए, जैसे कि यहाँ कारिकावल्लीकार ने भी कहा है प्रतिपक्षितः सत्प्रतिपक्षितः, ऐसा दुष्ट का नाम करते हैं। किंतु प्रसिद्ध जो है वो सत्प्रतिपक्ष दोनों का हम ग्रहण कर लेते हैं सत्प्रतिपक्ष शब्द से। असिद्धि नाम का दोष है, असिद्ध नाम का दुष्ट है। बाध नाम का दोष है, बाधित नाम का दुष्ट है। ठीक है। अतः हम जब लक्षण बनाने जा रहे हैं तो हम इनका लक्षण बनाएंगे, व्यभिचार का, विरोध का, सत्प्रतिपक्ष का, असिद्धि का और बाध का। जब हम इन दोष को जान जाएंगे तो दोषवत्तम दुष्टत्वम, तो दोष वाले जो दुष्ट है उनको भी हम आसानी से जान सकते हैं। जो बाध दोष वाला होगा उसको हम उस हेतु को बाधित हेतु कहेंगे, बाधित नाम का हेत्वाभास कहेंगे। तो आपको समझ में आया? ये चर्चा हमने उस वीडियो में की है तो आपने देखा होगा, तो अभी आपको और ज्यादा अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। हेत्वाभास को समझने के लिए थोड़ा 2 बार 3 बार उसकी अच्छे से अभ्यास करनी पड़ती है, टीकाएं देखनी पड़ती है। ठीक है। अब हम लक्षण बनाते हैं। अब हमको पता चल गया कि हमारा लक्ष्य कौन है। ठीक है। लक्षण हम बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए ना हम लक्षण कहाँ ले जाएंगे। तो ये 5 जो हेत्वाभास है, हेतु दोष है, वो हमारे लक्ष्य है। तो उनका लक्षण बनाएंगे हम। तो हम पहले मणि ग्रंथ का क्या लक्षण देखते हैं। मणिकार ने 3 लक्षण बनाया, मैंने आपको कहा, किंतु मैं यहाँ आपको 2 लक्षण ही दिखा रहा हूँ।
पहला लक्षण है अनुमिति कारणी भूताभाव प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ऐसा उन्होंने मणिकार ने लक्षण बनाया है। और आप जैसे तर्क संग्रह का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो पदकृत्य टीका है, तो पदकृत्य टीकाकार ने जब हेत्वाभास का लक्षण बनाया है तो इसी लक्षण को उन्होंने ग्रहण किया, अनुमिति कारणी भूताभाव प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये प्रथम लक्षण है। ये भी एक प्रकार का प्रसिद्ध लक्षण है, इसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो आपने न्याय प्रवेशिका जो पढ़ी होगी, तो वहां पर भी हमने इस लक्षण को लेकर के घटाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लक्षण है यद विषयकत्वेन लिंग ज्ञान से अनुमति प्रतिबंधकत्वम तत्वम, अर्थात हेत्वाभासत्वम। यहाँ पर तीसरा लक्षण है ज्ञायमानम सद अनुमति प्रतिबंधकम यद तत्व, ऐसा तीसरा लक्षण है, ठीक है। तो ये जो दूसरा लक्षण है ये ज्यादा प्रसिद्ध है, यद विषयकत्वेन लिंग ज्ञान से अनुमति प्रतिबंधकत्वम, ऐसा मणिकार ने लक्षण बनाया है। अभी हम लोग जो मुक्तावली में लक्षण पढ़ने जा रहे हैं वो भी यही लक्षण है, जो कि विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने कहा है, तल्लक्षणम तु यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम तत्वम। तो यद विषयकत्वेन, ठीक है, लिंग ज्ञानस्य तो लिंगम अविवक्षितम, जब वहां व्याख्या होती है तो लिंग शब्द छोड़ देते हैं, उसका विशेष प्रयोजन है। लक्षण का जब हम विचार कर रहे होते हैं तब हमको लिंग पद की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम, अनुमिति प्रतिबंधकत्वम, प्रतिबंधकत्वम और विरोधित्वम एक ही चीज है, ठीक है, तत्वम हेत्वाभासत्वम। तो ये जो विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य मुक्तावलीकार हेत्वाभास का लक्षण का हमको बताने वाले हैं, यह लक्षण ये मणिकार का द्वितीय लक्षण है, जो कि सामान्य निरूक्ति ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो ये भूमिकाएं मैंने आपको समझाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हेत्वाभास जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहली बात आपको क्या जानना होता है कि किसी भी उदाहरण में कौन सा दोष है ये जानना जरूरी है, जिसके लिए तर्क संग्रह और आपके सामने हमारा बनाया हुआ वीडियो, दो विकल्प उपलब्ध है। उसके बाद प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए आपने न्याय प्रवेश का ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, और हम यहाँ पर थोड़ा आपको उसको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको दो चीज समझना है, प्रतिबद्ध कौन है और प्रतिबंधक कौन है, ठीक है, क्योंकि हम अब लक्षण घटाने जा रहे हैं। हेत्वाभास का जो लक्षण है यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वम, इन हमने लक्षण बनाया, तो अनुमिति प्रतिबंधकत्व हमको देखना है। तो प्रतिबंधक कौन हो रहा है, प्रतिबद्ध कौन हो रहा है, ये हम जान जाएंगे तो हम आसानी से सरलता से लक्षण घटा लेंगे। अब देखिए प्रतिबंधक कौन है पहले हम जान लेते हैं। तो प्रतिबंधक जानने की जरूरत नहीं ज्यादा, उसमें मतलब इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। हेत्वाभास का जो ज्ञान होगा वो प्रतिबंधक होगा, हेत्वाभास का जो ज्ञान होगा, हेतु दोष का जो ज्ञान होगा वह प्रतिबंधक होगा। तो कौन कौन सा हेत्वाभास का ज्ञान कहाँ कहाँ कब कब प्रतिबंधक होता है, इसको जानने के लिए तो हम ग्रंथ पढ़ेंगे क्रमशः, किंतु सामान्य रूप से अभी आपको समझ लेना है प्राथमिक रूप से प्रतिबंधक कौन बनेगा, हेत्वाभास का ज्ञान। तो हेत्वाभास का ज्ञान प्रतिबंधक होता है। किसका प्रतिबंधक होता है ये हमको देखना है। तो प्रतिबद्ध कौन है हमको देखना है, ठीक है। तो प्रतिबद्ध कुछ कुछ होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो पहला जो प्रतिबद्ध है वो है अनुमिति, अनुमिति प्रतिबद्ध है। तो हेत्वाभास का ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, किंतु सर्वदा अनुमिति का ही प्रतिबंधक होता है ऐसी बात नहीं है, कदाचित अन्य का भी प्रतिबंधक होता है, ठीक है। अब ये जो अनुमिति है उसका आकार हमको समझना जरूरी है। अनुमिति का आकार है पक्ष साध्यवान, इसको आप जानते हैं, क्योंकि हम जब आपको अनुमिति की उत्पत्ति क्रम बता रहे थे तो हमने सब आकार के बारे में आपको चर्चा की, ठीक है। तो पक्ष साध्यवान ये अनुमिति का आकार है, ये प्रतिबद्ध कोटि में आ गया। और दूसरा जो प्रतिबद्ध है वो परामर्श है। सामान्य रूप से हम लोग दो लेते हैं, अनुमिति और परामर्श, क्योंकि जब हम लक्षण की परिष्कार भी करते हैं, जैसे प्रथम लक्षण की जो हमने चर्चा की, मणिकार ने अनुमिति कारणी भूताभाव प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान विषयत्वम कहा है। कारणी भूताभाव शब्द का अर्थ प्रतिबंधक होता है, तो वहां पर लक्षण बन जाता है अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। और अनुमिति शब्द का अर्थ हम लोग थोड़ा लक्षण कर लेते हैं, अनुमिति तत्करण अन्यतर। तो अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ऐसा वो प्रथम लक्षण बनता है मणिकार का प्रथम लक्षण, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, कोई बात नहीं अभी। तो अभी आपको समझना क्या है, प्रतिबद्ध एक तो अनुमिति है, दूसरा जो प्रतिबद्ध है वो है परामर्श, ठीक है। परामर्श का आकार क्या होता है, साध्य व्यापी हेतुमान पक्ष, ये परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब ये जो परामर्श है उसमें दो घटक है, व्याप्ति और पक्ष धर्मता, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। तो जो हेत्वाभास का ज्ञान
परामर्श का प्रतिबंधक हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कदाचित यह हेत्वाभास का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो रहा है, क्योंकि जो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा वो परामर्श का भी प्रतिबंधक हो जाएगा, क्योंकि परामर्श के कुक्षी में व्याप्ति ज्ञान प्रविष्ट है। तो व्याप्ति ज्ञान रुक जाएगा तो परामर्श की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और कदाचित पक्ष धर्मता ज्ञान को हम ले लेते हैं प्रतिबद्ध से। तो जो हेत्वाभास का ज्ञान, कुछ हेत्वाभास के ज्ञान ऐसे होते हैं जो पक्ष धर्मता ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, तो पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंधक होने पर भी वह परामर्श का प्रतिबंधक हो जाता है। तो देखिए प्रतिबद्धक कितने हो गए? 2 कहिए अथवा 3 कहिए। अनुमिति कहीं कहीं प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध कोटि से हम अनुमिति को लेंगे और व्याप्ति ज्ञान को लेंगे और पक्ष धर्मता ज्ञान को लेंगे, ये 3 हो जाएंगे प्रतिबद्ध। इन तीनों के जो प्रतिबंधक होंगे वो हेत्वाभास का ज्ञान होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हेत्वाभास का ज्ञान प्रतिबंधक होता है, हेत्वाभास प्रतिबंधक नहीं होता। ठीक है, विद्यार्थी को जो समस्या होती है वो शब्दों को ठीक से पकड़ते नहीं है। हेत्वाभास प्रतिबंधक हो गया तो गया, फिर हो गया काम। ठीक है, समझना क्या है, हेत्वाभास प्रतिबंधक हुआ नहीं बोलना है कभी भी। हेत्वाभास कभी भी प्रतिबंधक नहीं होता, हेत्वाभास का ज्ञान प्रतिबंधक होता है। किसका? अनुमिति का। और यहाँ पर अनुमिति का ज्ञान नहीं बोलना है, क्योंकि अनुमिति स्वयं ज्ञान रूप है, पक्ष साध्यवान। अतः अनुमिति का ज्ञान ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है, पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंधक होता है कौन? हेत्वाभास का ज्ञान। ठीक है, तो इतनी चीज आपको दिमाग में बिठा रहे हैं। अब ये जो परामर्श में घटक जो व्याप्ति ज्ञान है, ठीक है, ये जो व्याप्ति है वो 2 प्रकार की है, आप जानते हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। ये प्रतिबद्ध और बढ़ रहे हैं। अनुमिति और परामर्श 2 ही है। वैसे परामर्श कहने से व्याप्ति ज्ञान को भी आप ले सकते हैं, पक्ष धर्मता ज्ञान को भी ले सकते हैं, दोनों को आप लेना पड़ेगा, उसमें घटक है। और ये जो व्याप्ति है वो व्याप्ति 2 प्रकार की है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। और अन्वय व्याप्ति भी 2 प्रकार की है, पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति, जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पूर्व पक्ष व्याप्ति को भी पढ़ा और सिद्धांत व्याप्ति को भी पढ़ा, इन दोनों को हम अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अभी हमने व्यतिरेक व्याप्ति को यहाँ पर पढ़ा नहीं, सामान्य रूप से हम उसकी चर्चा कर लेंगे। तो इतने प्रतिबद्ध हो गए। अब देखिए प्रतिबद्ध कितने हो गए? अनुमिति प्रतिबद्ध है, अर्थात इसको आप ऐसे समझिए, हेत्वाभास का ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। तो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है अर्थात कदाचित शुद्ध अनुमिति का ही प्रतिबंधक होता है। कुछ ऐसे हेत्वाभास के ज्ञान होंगे जो व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होंगे, कुछ ऐसे हेत्वाभास ज्ञान होंगे जो पक्ष धर्मता ज्ञान के प्रतिबंधक होंगे। किंतु जो हेत्वाभास के ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, तो वहां पर भी सारे व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक नहीं होंगे। कुछ पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, कुछ हेत्वाभास के ज्ञान सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, कुछ हेत्वाभास के ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। ठीक, अब देखिए एक बड़ा सा दुनिया बन गया ना, एक कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है, संदेह बन जाता है, ये क्या हो रहा है। तो एक एक को जब हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, मैं एक आपके दिमाग में रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है ना, एक खाका बना रहा हूँ, जिससे कि उसके ढांचे में, उस ढांचे के अंदर रह करके आप चीजों को समझ पाए। तो मेन चीज जो आपको समझना है, हेत्वाभास का ज्ञान जो होता है वो प्रतिबंधक होता है। किसका प्रतिबंधक होता है? अनुमिति का अथवा परामर्श का। परामर्श का प्रतिबंधक होता है अर्थात व्याप्ति ज्ञान का अथवा पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है अर्थात या तो अन्य पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, अथवा सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, अथवा व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप अभी शब्द से लीजिए, जब हम उदाहरण घटाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपके सामने एक अब समस्या की स्थिति हुई ना, अब हमको इतना चीज को हम ध्यान में कैसे रखेंगे, तो मैं थोड़ी सी एक उपाय आपको बताता हूँ। कुछ हमारे पास एक उपाय है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हेत्वाभास में जब हम लक्षण घटा रहे हैं तो प्रतिबंधक तो हेत्वाभास का ज्ञान, ठीक है, प्रतिबद्ध में से किसको लेना है ये जानना जरूरी है। जब आप जान जाएंगे कौन से हेत्वाभास के लक्षण घटाते समय में प्रतिबद्ध से, इन प्रतिबद्धियों में से किसको लेना है, इतना जान जाएंगे तो फिर आप आसानी से सरलता से लक्षण घटा लेंगे। तो जो बाद और सच प्रतिपक्ष नाम के जो 2 हेत्वाभास हैं, हमारे पास 5 हेत्वाभास हैं, तो उनमें से जो 2 हैं बाद और सच प्रतिपक्ष, वो अनुमिति के विरोधी होते हैं। अर्थात बाद नाम का जो हेत्वाभास है उसका जो ज्ञान, ज्ञान को पकड़ना है, बाद ज्ञान और सच प्रतिपक्ष का जो ज्ञान होता है वो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। यदि हम बाद में लक्षण घटा रहे हैं तो प्रतिबद्ध, आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जब हम बाद में लक्षण घटा रहे हैं तो प्रतिबद्ध कौन होगा, तो आप कहेंगे अनुमिति। अब हम सत प्रतिपक्ष में लक्षण घटा रहे हैं
तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ प्रतिबद्ध कौन है, तो आप कहेंगे अनुमिति। ठीक है। वैसे जब हम आप हेत्वाभास का स्वरूप जान जाएंगे तो वहां पर इसका स्वरूप इस प्रकार से बनाया हुआ है, आप आसानी से खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबद्ध कौन होगा, आप स्वयं उसका अंदाज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो 3 हेत्वाभास हैं, व्यभिचार, विरोध और असिद्धि, ये परामर्श के प्रतिबंधक होते हैं, अर्थात व्याप्ति ज्ञान अथवा पक्षधर्मता ज्ञान में से किसी एक के प्रतिबंधक होते हैं। और जो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा वो भी पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का अथवा सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान का अथवा व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का, 3 में से एक का प्रतिबंधक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा शब्दों का खेल आपके सामने नहीं रखता हूँ, हम लोग घटाना शुरू करेंगे, एक एक स्थल पर एक एक उदाहरण की चर्चा ग्रंथकार करेंगे। तो जब हम एक एक उदाहरण की चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हेत्वाभास का ज्ञान किसका प्रतिबंधक होता है। इतना जब हम जान जाएंगे तो हम आसानी से लक्षण समन्वय कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम मूल ग्रंथ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मूल ग्रंथ में हमने कारिका को पढ़ लिया है। हेतु प्रसंगात हेत्वाभासान विभजति अनेकांत इत्यादि तल्लक्षणं तु यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वं तथा हि व्यभिचारादि विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वात् ये दोषाः। ये मूल मुक्तावली ग्रंथ है। इसमें लक्षण इन्होंने जो लिखा है, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं, ये हेत्वाभास का लक्षण है। हेत्वाभास का लक्षण है अर्थात हेतु दोष का लक्षण है। ठीक, तो ये लक्षण हमारे सामने आ गया जिसका हम विचार करने जा रहे हैं। यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम, इन्होंने यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य शब्द का प्रयोग किया है, हम अभी उसका विचार करेंगे। यहाँ यद विषयकत्वेन ये तृतीयांत का प्रयोग क्यों किया गया है, हम आगे परिष्कार करेंगे। सामान्य रूप से प्रथम हमारा जो लक्षण का स्वरूप होगा वो होगा यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम तत्वम हेत्वाभासत्वम हेत्वाभासस्य लक्षणम, ये हमने लक्षण बनाया। अब हमारा लक्ष्य हमको देख करके हम लक्षण समन्वय करेंगे। ये किसका लक्षण है, हेतु दोष का लक्षण है, तो दोष में हम ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अनुमान प्रयोग स्थल चाहिए जहां पर हम लक्षण घटाने जा रहे हैं। तो एक दुष्ट उदाहरण लेना है हमको, दुष्ट हेतु का उदाहरण लेना है। तो हमने एक उदाहरण लिया रदो बन्यमान द्रव्यत्वात्। इस उदाहरण में पक्ष हो गया रद, साध्य हो गया बन्नी, हेतु हो गया द्रव्यत्व। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको यहाँ पता लगाना है यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास है। ये आपका काम है। वो तर्क संग्रह के मूल ग्रंथ के आधार पर आप पता लगा लेंगे। तो अन्नम भट्ट ने बाधित जो दुष्ट हेतु है उसका उन्होंने लक्षण बनाया है। क्या बनाया है, ऐसे साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्ष निश्चित सबाधित। उसका सामान्य अर्थ होता है पक्ष में साध्य का अभाव यदि रहता हो वो हेतु बाधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में रदो बन्यमान द्रव्यत्वात् हमने उदाहरण लिया है। इस उदाहरण में हमको ज्ञात है पहले से कि रद रूप जो पक्ष है उसमें बन्नी नहीं है। हम अनुमान प्रमाण के द्वारा रद में बन्नी को सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु हमने आंख से अपने देख लिया है कि रद में बन्नी का अभाव होता है। तो पक्ष में साध्य का अभाव यदि विद्यमान हो तो वो जो हेतु होता है वो दुष्ट हेतु होता है। उस दुष्ट हेतु का नाम होता है बाधित। ये तो हमने जान लिया कि ये हेतु बाधित है। तो बाधित होने का अर्थ क्या हुआ, इसमें बाद नाम का हेत्वाभास है, बाद नाम का हेत्वाभास है, बाद नाम का दोष है। अब बाद नाम का जो दोष है उसका स्वरूप क्या है, सारे दोषों का स्वरूप जानना जरूरी है। तो बाद नाम का जो दोष है उसका स्वरूप समझना है। उसका स्वरूप क्या है, साध्याभावत पक्ष, ये बात का स्वरूप है। प्रत्येक दोष का स्वरूप आपको याद होना चाहिए, उसको आपको बनाना नहीं है अपने से, आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा दोष है, बाद दोष है। उसका स्वरूप क्या है वो ग्रंथकारों ने बनाया है, हम उसका अभ्यास करेंगे। तो साध्याभावत पक्ष ये बात का स्वरूप है। तो जब साध्याभावत पक्ष बात का स्वरूप है तो प्रकृत उदाहरण में रदो बन्यमान द्रव्यत्वात् में जब हमको ज्ञात हो गया कि बाद नाम का हेत्वाभास है, तो यहाँ पर हेत्वाभास का स्वरूप क्या बनेगा, बन्य भाव विशिष्ट रदः, बन्य भाववत रदः। ठीक है, साध्याभावत पक्ष है तो साध्य के जगह पर बन्नी को लाकर रख दीजिए, पक्ष के जगह पर रथ को लाकर रख दीजिए। तो जो स्वरूप हमने बनाया है उसी स्वरूप को यहाँ पर हम लेंगे, बन्य भाव विशिष्ट रदः। तो आप बन्य भाववत रदः भी बोल सकते हैं, बन्य भाव विशिष्ट रदः ऐसा भी कह सकते हैं। तो बन्य भाव विशिष्ट रद, तो ये हो गया दोष, यही दोष है। इसमें हमको लक्षण ले जाना है। तो हमको लक्ष्य पता चल गया कि बाद हमारा लक्ष्य है, वो बाद का स्वरूप इस उदाहरण में बन्य भाव विशिष्ट रदः ये बाद है। तो यहाँ पर हमको हेत्वाभास का लक्षण ले जाना है, यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम। किंतु जब लक्षण घटाने से पहले हमको यह देख लेना है यहाँ प्रतिबद्ध कौन है। ठीक है,
तो प्रतिबद्ध जो होता है बाद में जब हम घटा रहे होते हैं, हमने आपको कहा था बाद और सत प्रतिपक्ष में आप जब लक्षण घटाएं तो प्रतिबद्ध से किसको लेंगे, अनुमिति को लेंगे। तो यदि रदो वन्यमान द्रव्यत्वाद यहाँ पर यदि अनुमिति होगी, यद्यपि असद हेतु स्थल है यहाँ पर अनुमिति नहीं होनी चाहिए, किंतु कदाचित किसी को यदि अनुमिति होगी ऐसा मान करके आपको घटाना है, तो यहाँ पर यदि अनुमिति होगी तो अनुमिति का आकार क्या होगा, रदः वन्यमान ये अनुमिति होगी, पक्ष साध्यवान ये अनुमिति होती है। तो रदो वन्यमान ये अनुमिति यहाँ पर प्रतिबद्ध कोटि से आपने ले लिया, तो प्रतिबद्ध हो गया रदो वन्यमान ये अनुमिति। तो आपने प्रतिबद्ध को जान लिया है, आप बाद के स्वरूप को जानते हैं, उसका स्वरूप क्या है। अब हम लक्षण घटाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से लक्षण घटाएंगे। यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम, तो यद से आप लेंगे दोष को, ठीक है, यद विषयकम ज्ञानम जो कहा गया है, यद से आप किसको लेंगे, दोष को लेंगे। दोष क्या है, बन्य भाव विशिष्ट रद, ये दोष है, बन्य भाव विशिष्ट रद। साध्या भाव पक्ष जो होता है वो दोष होता है, ठीक है, बन्य भाव विशिष्ट रद ये हो गया दोष। यद विषयकम ज्ञानम अर्थात दोष विषयकम ज्ञानम, तो बन्य भाव विशिष्ट रद विषयक जो ज्ञान होगा वो ज्ञान क्या होगा, बन्य भावान रदः। जैसे कोई कहे घट विषय ज्ञान क्या होता है, तो क्या होगा, घटः, ठीक है। वन्यमत पर्वत विषय ज्ञान क्या होगा, वन्यमान पर्वतः। कटवत भूतल विषय ज्ञान क्या होगा, कटवत भूतलम। तो वन्य भाव विशिष्ट रद विषय ज्ञान क्या होगा, वन्य भावान रदः, ये ज्ञान हो गया। तो यद विषयकम ज्ञानम दोष विषयकम ज्ञानम वन्य भावान रदः इत्याकार ज्ञान हो गया। उस ज्ञान को अनुमिति का प्रतिबंधक होना चाहिए। तो अनुमिति शब्द से यहाँ तो हम अनुमिति को ही लेंगे, क्योंकि हमका घटाना भी बाद में है, तो बाद में घटाना हो तो प्रतिबद्ध से हम अनुमिति को ही लेते हैं। यहाँ अनुमिति शब्द से प्रतिबद्ध का ग्रहण करते हैं। तो अनुमिति शब्द केवल अनुमिति को नहीं बताता, सारे प्रतिबद्ध का संग्रह करता है। तो अनुमिति शब्द से कदाचित अनुमिति लेंगे, कदाचित परामर्श लेंगे। तो परामर्श भी अच्छा उसको और साफ कहें तो कहीं पर हम व्याप्ति ज्ञान को लेंगे, कहीं पर पक्षर्मता ज्ञान को लेंगे, किंतु अभी कोई बात नहीं, अभी हम अनुमिति को लेंगे। तो यद विषय जो ज्ञान है, यद से हमने लिया बन्य भाव विशिष्ट रद दोष, यद विषय ज्ञान हो गया बन्य भावान हृदय ज्ञान। यह ज्ञान अनुमिति प्रतिबंधकम, रदो वन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंधक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ज्ञान। इन दोनों ज्ञान में परस्पर में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है, ठीक है। जिस समय में वन्य भावान हृदय ज्ञान होगा उस समय में हृदय वन्यमान ये अनुमिति होगी नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव में एक नियम है, तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक, ये आपको जानना जरूरी है। तद्वत्ता बुद्धि प्रति हमने पक्षता पढ़ाते समय में आपको नियम बताया था, तद्वत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। अभी हम तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय को छोड़ देते हैं, अभी हम कहते हैं तद्वत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। तो तद्वत्ता बुद्धि क्या है, वन्यवत्ता बुद्धि, वन्यमान। तो रदो वन्यमान ये बुद्धि जो है वो रदो वन्य भावान, इस बुद्धि के प्रति ये बुद्धि ये दोनों परस्पर में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होते हैं। इन दोनों में रदो वन्यमान ये ज्ञान रहेगा तो रदो वन्य भावान ये ज्ञान नहीं होगा, रदो वन्य भावान ये ज्ञान है तो रदा वन्यमान ज्ञान नहीं है। किंतु हम यहाँ पर प्रतिबंध किसको बना रहे हैं, यथावास के ज्ञान को, यद विषय ज्ञान। यद से हमने लिया दोष, यद विषय ज्ञान हुआ वन्य भावान हृदय ज्ञान, यह ज्ञान रदो वन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंधक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम, बस इतना ही हमको करना है, हमारा काम समाप्त हो गया। तत्वम, तत् से किसको लेंगे, यद से आपने जिसको लिया था, तो तत् से आपने किसको लिया था, दोष को लिया था, ये वन्य भाव विशिष्ट रद को लिया था। तो तत्व कहाँ चला गया, वन्य भाव विशिष्ट रद में तत्व चला गया। तो यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम तत्वम, तो तत्व जो है वन्य भाव विशिष्ट रद में चला गया, तो लक्षण चला गया, लक्षण समन्वय हो गया, बाद में लक्षण समन्वय हो गया। इस प्रकार से सारे दोषों में हम लक्षण घटाते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लीजिए, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है। ये उदाहरण किसका है, साधारण नाम का जो दुष्ट है, साधारण तत्र साध्याभाववद वृत्ति ही साधारणो नैकांतिकः, जो हेतु साध्याभाव की अधिकरण में रहता है वो साधारण होता है, ऐसा लिखा है अन्नम भट्ट ने। तो जहां पर बनने का अभाव है जल रथ में, वहां पर भी प्रमेय तो रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। अतः प्रमेय तो हेतु बेविचारी है, सभ्य विचार है। कौन सा उसका नाम है, साधारण नाम का सभ्य विचार है। ये तो हमको पता चल गया दोष क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण नाम का दोष है, हमने जान लिया, उसका स्वरूप क्या है, साधारण का स्वरूप क्या है। यदि आप तर्क संग्रह के आधार पर जाएंगे, आपने न्याय प्रवेशिका पढ़ी होगी, तो वहां पर साध्याभाववद वृत्ति हेतु ऐसा लिखा है, अत्यंताभाव घटित लक्षण लिया है। किंतु यहाँ पर क्योंकि मुक्तावलीकार ने जब पूर्व पक्षी व्याप्ति का प्रतिपादन किया था तो उन्होंने क्या कहा था,
व्याप्ति साध्य वदन्यस्मिन असंबंध उदाहरितः। ठीक है, अन्योन्याभाव घटित लक्षण को उन्होंने बनाया है, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर स्वरूप भी साध्य वदन्य वृत्ति हेतु यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, जिन्होंने ग्रंथ पढ़ा होगा न्याय प्रवेश का, उनको लगेगा यहाँ स्वरूप में भेद हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर भी व्याप्ति हमने लिया है, पूर्व पक्ष व्याप्ति, जो कि अत्यंत साध्यावत वृत्तित्व, यहाँ पर साध्य वदन्य वृत्तित्व हम ले रहे हैं। तो साधारण का स्वरूप क्या है? स्वरूप है साध्य वदन्य वृत्ति हेतु। ये साधारण दोष का स्वरूप है, जिसको भी कि आपको याद कर लेना है, अच्छे से अभ्यास कर लेना है। ठीक है, हमने पहले भी कहा, दोष का जो स्वरूप है आपको अपने से बनाना नहीं, वो ग्रंथकारों ने बनाया है, उसको आपको अभ्यास कर लेना है। जब साध्य वदन्य वृत्ति हेतु ये साधारण दोष का स्वरूप आपने जान लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? पर्वतो वन्यन प्रमेयत्वात् में साधारण जो दोष है उसका स्वरूप क्या होगा? उसका स्वरूप हो जाएगा बन्नी वदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम। ठीक है, बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम। अब देखिए, बन्नी मद अन्य वृत्ति प्रमेयत्व, ये वास्तविक है कि नहीं देखना है। दोष को यथार्थ ज्ञान का विषय होना चाहिए। जब आपके ज्ञान होगा बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम, एक ज्ञान यथार्थ होना चाहिए। तो बन्नीमत कौन होता है? आप परीक्षण करके देखिए, बन्नीमत पर्वत आदि होंगे, मानस आदि होंगी, उससे भिन्न कौन होगा? जलरद आदि होंगी, है ना। हमने लक्षण घटा है, साध्य साध्य वनिष्ठ प्रतियोगिता के वेदाधिकरण जलरद, उसमें वृत्ति प्रमेयत्व है। जो जलरद होगा उसमें प्रमेयत्व रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो साध्य वदन्य में वृत्ति है प्रमेयत्व। तो इसका मतलब ये हम दोष का जो स्वरूप ले रहे हैं, दोष का जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया दोष का स्वरूप क्या है, लक्ष्य हमको पता चल गया। अब हम दूसरे नंबर में क्या जानेंगे? प्रतिबद्ध कौन है। ठीक है, तो प्रतिबद्ध, जब भी आप साधारण नाम का यत्वाभास लेते हैं, तो प्रतिबद्ध से आप हमेशा पूर्व पक्ष व्याप्ति को लेंगे। पूर्व पक्ष व्याप्ति का जो ज्ञान है वही आपका प्रतिबद्ध कोटि में आएगा। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति का स्वरूप क्या है आप जानते हैं? व्याप्ति साध्य वदन्यस्मिन असंबंध उदाहरित। ठीक है, साध्य वदन्यावृत्तित्वम, साध्य वनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव, उसी का छोटा रूप है साध्य वदन्यावृत्तित्वम। तो बन्नी वदन्यावृत्ति प्रमेयत्वम, ये आपका व्याप्ति ज्ञान है। हेतु को साध्यवद अन्य में अवृत्ति होना चाहिए, ये ना व्याप्ति है। साध्यवद अन्यस्मिन असंबंध, साध्यवद अन्य वृत्ति प्रमेयत्वम, ये तो हेतु है प्रमेयत्व। यदि हम यहाँ पर अनुमिति करना चाहें, पर्वतो अन्य प्रमेयत्व अशब्द स्थले, यहाँ पर यदि हमको अनुमिति की उत्पत्ति करनी है, तो अनुमिति के पूर्व में जो व्याप्ति ज्ञान होगा, उस व्याप्ति ज्ञान का आकार क्या होगा? साध्य वदन्यावृत्ति प्रमेयत्वम, बन्नी वदन्यावृत्ति प्रमेयत्वम। साध्य वदन्यावृत्ति हेतु ये उसका स्वरूप बनता है, यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु है, और साध्य हो गया बन्नी, तो बन्नी मदन्यावृत्ति प्रमेयत्वम, ये व्याप्ति ज्ञान है, ये पूर्वपक्ष व्याप्ति ज्ञान है। ठीक है, ये हो गया प्रतिबद्ध। देखिए, स्वरूप देख करके आप जान सकते हैं ना, आपको दोष का ज्ञान होगा बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम। जब आपको बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम ये व्याप्ति ज्ञान है, जिस समय आपको बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम ज्ञान रहेगा, प्रमेयत्व बन्नी मद अन्य में रहता है, तो बन्नी मद अन्य में अवृत्ति प्रमेयत्वम ये ज्ञान होगा? नहीं होगा। आप दोनों को सामने सामने रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दो ज्ञान परस्पर में विरोधी हैं, परस्पर में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होता है। ठीक है, अब देखिए, अब लक्षण घटाते हैं। ठीक है, ये प्रतिबद्ध है, ये आपने जान लिया। यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम तत्वम, ये हमको लक्षण घटाना है। तो यद से हम किसको लेंगे? दोष को लेंगे। तो दोष क्या है? हमने जान लिया, बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम, ये दोष है। ठीक है, ये हो गया दोष। यद विषय ज्ञान से क्या लेंगे? दोष विषय ज्ञानम। तो दोष विषय ज्ञान होगा बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम। उसका आकार शब्द के उच्चारण में वो ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, दोष को आप जिस ढंग से उच्चारण करते हैं, उसका जो ज्ञान होगा उसके उच्चारण में ज्यादा अंतर नहीं आता। घट के लिए हम कहते हैं घटः, तो घट ज्ञान के लिए भी क्या कहेंगे? घटः, क्योंकि हमारे पास शब्द है उच्चारण करने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ा तोड़ देते हैं जब हम ज्ञान को लेते हैं। बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम इत्याकारक ज्ञान हो गया। जब आपको बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम ज्ञान है, तो बन्नी मदन्य वृत्ति प्रमेयत्वम एक ज्ञान होगा? नहीं होगा। प्रमेयत्व में बन्नी मदन्य वृत्तित्व का जब आपको ज्ञान है, प्रमेयत्व जो है बन्नी मद अन्य में वृत्ति है, तब आप उस समय में बन्नी मद अन्य में अवृत्ति प्रमेयत्व है, ऐसा आपको ज्ञान व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपको दोष का ज्ञान हो गया तब व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो दोष ज्ञान है उसने प्रतिबंध कर दिया किसको? व्याप्ति ज्ञान को। तो यद विषयकम ज्ञानम दोष विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम। और अनुमिति से हमने आपको पहले ही कहा है, केवल अनुमिति को नहीं लेना है, यहाँ पर अनुमिति से अनुमिति कारण, हमने व्याप्ति ज्ञान को ले लिया।
आगे ग्रंथकार इसकी परिष्कार करेंगे। अनुमिति शब्द से अनुमिति तत्कारण अन्यतर को लेना चाहिए, तो तत्कारण से हम यहाँ पर परामर्श को लेते हैं। तो परामर्श को लेने का अर्थ हम व्याप्ति ज्ञान को भी ले सकते हैं, पक्ष धर्मता ज्ञान को भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान को लिया है। ठीक, तो यद विषयक जो ज्ञान है, बंदी मदन निवृत्ति प्रमेयत्व विषयक जो ज्ञान है, बंदी मदन निवृत्ति प्रमेयत्व, यह ज्ञान बंदी मदन न्यायवृत्ति प्रमेयत्व इस अनुमिति का अर्थात व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो गया। तो तत्व कहाँ चला जाएगा? यद से हमने बंदी मदन निवृत्ति प्रमेयत्व रूप दोष को लिया था, साधारण नाम का जो व्यभिचार दोष, तत्व इसी में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। इस प्रकार से सारे दोषों का स्वरूप हम जान जाएंगे। तो उन दोष के स्वरूप को जान करके ग्रंथकार एक एक करके सभी का स्वरूप बताएंगे। और आपके पास बाल व्युत्पत्ति ग्रंथ है, वहां पर एक ही जगह पर सब लिखा हुआ है, आप उसको अभ्यास करेंगे, दोष का स्वरूप जान जाएंगे। और वो दोष का जो ज्ञान होगा वो किसका प्रतिबंधक है, जब हम जान जाएंगे तो हमारा लक्षण आसानी से घट जाएगा। यद विषयक जो ज्ञान होता है, दोष विषयक जो ज्ञान होता है, वो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है, अर्थात कदाचित परामर्श का प्रतिबंधक होता है। तो तत्व जो है वो दोष में चला जाएगा। इस प्रकार हम दोष का लक्षण का समन्वय करते हैं। आज के पाठ को हम यहीं पर रखते हैं, इसकी आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।